क्या आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ का मॉडर्न पैमाना क्या है? जी हाँ, उस देश का इकोनॉमिक सिस्टम। ये इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा, ये कौन तय करता है? देश का बजट, जिससे हमें ये पता चलता है कि देश में किस फील्ड को अधिक महत्व दिया जा रहा है और कहाँ हमसे चूक हो रही है। बजट सरकार के आय तथा व्यय का संक्षिप्त वर्णन होता है। बजट के 3 मुख्य तत्व होते हैं: आय, व्यय और रणनीति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संप्रभा के चैनल पर। संप्रभा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा विधान सकारात्मकता से समाधान। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं आपके सामने देश के इकोनॉमिक सेक्टर से एक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण से किए गए कुछ सुधारात्मक विचार। आइए सबसे पहले जानते हैं कि देश को क्यों बजट की आवश्यकता होती है। बजट से सरकार इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर की प्लानिंग करती है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के रास्ते भी एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज अवेलेबल करवाकर खोले जाते हैं। मार्जिनलाइजेशन को कम करने का प्रयास किया जाता है और इसी से देश की इकोनॉमी में सही मायनों में वृद्धि या गिरावट का अंदाज़ा लगाया जाता है। बजट से ही PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने लायक बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इस सत्र में प्रस्तुत किए गए बजट के कौन से पहलू पॉजिटिव रहे। इस वर्ष हेल्थ बजट में 9.6% की वृद्धि की गई, जो कोरोना के हालातों को देखते हुए बहुत अच्छा कदम है। इस साल वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का फंड जारी किया गया। लगभग 64,000 करोड़ रुपए की PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना बनी। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने भारत में बन सकने वाली बहुत सी वस्तुओं का आयात महंगा कर दिया गया, जिससे स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा मिले। कोरोना के कारण रोजगार दर में आई कमी से निपटने के लिए मनरेगा का फंड 15% बढ़ाया गया। 1 अप्रैल 2021 से नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू हुई है। इस पॉलिसी में निजी गाड़ियों के एक्सपायरी डेट 20 और कमर्शियल वाहनों की 15 साल होगी, जिससे प्रदूषण भी कुछ हद तक कम होगा, क्योंकि पुराने वाहन प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं। पुराने वाहन प्रदूषित धुआं ज़्यादा छोड़ते हैं और पुराने वाहनों के नष्ट होने के कारण नए वाहनों की मांग बढ़ेगी और उनके उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे। सरकार ने गोल्ड एक्सचेंज बनाने की घोषणा की है। जिस प्रकार कंपनियों के शेयर एक्सचेंज से खरीदे और बेचे जाते हैं, अब उसी तर्ज पर सोना भी खरीदा और बेचा जाएगा, जिसका रेगुलेटर सेबी को बनाया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं जिनकी 1 करोड़ तक की प्राप्तियां होती थीं, वे आयकर अधिनियम के अंतर्गत बगैर रजिस्ट्रेशन कर मुक्त थीं। यह सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। खाद्य सब्सिडी का बजट लगभग 110% तक बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा असर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बंटने वाली मुफ्त या सस्ते राशन पर पड़ेगा। अभी लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग इस प्रणाली से जुड़े हुए हैं। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न भरने में छूट दी गई है। ये छूट एक ही दशा में मिलेगी। अगर पेंशन और ब्याज एक ही बैंक से आते हैं तो आयकर रिटर्न भरने में छूट मिल सकती है, लेकिन पेंशन अलग बैंक में और ब्याज अलग बैंक से आता है या अन्य स्रोतों से आय होती है, तो उसे आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बजट डिस्ट्रीब्यूशन में शिक्षा मंत्रालय को 99,311.52 करोड़ रुपए दिए गए थे। हालांकि कोरोना महामारी के कारण शिक्षा प्रभावित रही, जिसके कारण बजट में संशोधन करके शिक्षा मंत्रालय ने बजट को 85,089 करोड़ रुपए रख दिया। बजट 2021-22 के लिए स्कूली शिक्षा विभाग को 54,877 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पिछले बजट में 59,845 करोड़ रुपए थे। उच्च शिक्षा विभाग को इस साल 38,350 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो पिछले साल 39,466.52 करोड़ रुपए रहे थे। एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा, और देश की शिक्षा व्यवस्था कमजोर रहेगी तो देश का विकास कमजोर रहेगा। कोरोना महामारी में लगभग 11 महीने तक स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दोनों प्रभावित रहीं।
और ऐसी स्थिति में शिक्षा मंत्रालय को बजट आवंटन में कमी देश के बजट की कमजोरी को दर्शाता है। लगभग 11 महीने में स्कूल और कॉलेज बंद थे। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है। इसे वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार को इस बजट में कुछ ठोस घोषणा शिक्षा मंत्रालय के लिए करनी चाहिए थी। साथ ही पिछले साल के मुकाबले शिक्षा मंत्रालय के पिछले बजट आवंटन से 20 से 50% अधिक आवंटन करना चाहिए था, जिसके कोरोना वायरस के कारण लगभग 11 महीने स्कूली एवं उच्च शिक्षा बाधित रही, उसकी भरपाई की जा सकती थी। बजट 2021-22 की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि कोरोना महामारी के लॉकडाउन के बाद से आज तक घरेलू वस्तुएं जैसे तेल, दाल, चाय आदि पहले से बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और लोगों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। साथ ही बहुत लोगों की नौकरियां भी खत्म हो गईं। इस समय में सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी का फंड 62.2% तक कम करके लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। लोगों का वेतन सीमित है, पर रोजमर्रा में उपयोग होने वाली वस्तुओं के मूल्य जो पहले ही काफ़ी बढ़ चुके हैं, ऐसी स्थिति में सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी का फंड कम कर रही है। ये आम आदमी की दृष्टि से बजट 2021-22 की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। आम आदमी पर पहले ही मार महंगाई की इस साल बहुत अधिक हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी के संबंध में निम्न फैसले ले सकती थी। पहला, कि सरकार इस साल तो कम से कम सब्सिडी का बजट कम नहीं करती, क्योंकि अगले साल तक लोग कोरोना महामारी की मार से शायद उभरते और उनके उद्योग धंधे पहले की तरह ही संचालित होने लगते, तो लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक होती। तो उस समय सरकार रसोई गैस सब्सिडी का बजट कम करती तो लोगों पर ज़्यादा भार उत्पन्न नहीं होता। अगर फिर भी सरकार को रसोई गैस पर सब्सिडी का बजट कम करना ही था तो इस साल 20% तक कम ही करती, जिससे लोगों को भी कुछ राहत रहती और सरकार से उम्मीद भी। इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि का बजट भी 15.4% तक घटा दिया गया है। इस बजट में किसान कर्ज माफी संबंधी घोषणाएं करके सरकार किसानों के गुस्से को शांत कर सकती थी और किसानों के सर से कर्ज के भार को भी कम कर सकती थी। बजट में किसानों के लिए उर्वरक, खाद, बीज, कीटनाशक आदि पर सब्सिडी का बजट बनाया जा सकता था, जिसके कारण किसान अधिक उपज करने के लिए प्रोत्साहित होते और किसानों का सरकार के प्रति जो गुस्सा है वह भी कम हो सकता था। बेरोजगारों को विशेष रूप से लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना लाई जा सकती थी, जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आती। साथ ही इस संदर्भ में लोन संबंधी कुछ घोषणाएं भी की जा सकती थीं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनसे हम ये जानते हैं कि एक आदर्श बजट कैसा होना चाहिए। एक आदर्श बजट से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए तथा आय वितरण न्याय संगत होना चाहिए। बजट देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के साथ ही बजट में योजनाबद्धता, कार्यपूर्णता, व्यय कुशलता, पिछले अनुभवों से सीख, वर्तमान तथा भविष्य से संबंध, आर्थिक विकास में वृद्धि का मापन तथा सबसे महत्वपूर्ण उसमें फाइनेंशियल कंट्रोल स्टेज होनी चाहिए, जिससे इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर को सुनिश्चित किया जा सके। तो हमने जाना कि देश की अर्थव्यवस्था में बजट का क्या महत्व है। इस साल घोषित हुए बजट में बहुत से सकारात्मक बिंदु रहे, जैसे स्वास्थ्य बजट को बढ़ाना, वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल फंड, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा, मनरेगा फंड की वृद्धि, नई वाहन पॉलिसी आदि। वहीं बजट में बहुत सी कमियां भी रहीं, जिसमें आगे सुधार की आशा की जाती है। इनमें शामिल हैं शिक्षा बजट में कटौती, रसोई गैस पर सब्सिडी के फंड को कम करना, हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, पीएम किसान निधि का बजट घटाना आदि। अतः सरकार से अपेक्षा की जाती है कि इन कमियों पर अपनी ऑन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन में सुधार करें। दोस्तों, तो बने रहिए संप्रभा के साथ और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।